नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन ने मेवाड़ का इतिहास प्रारंभ कर दिया था। मेवाड़ के इतिहास की सामान्य जानकारी अपन ने स्टार्ट कर दी थी। बप्पा रावल तक अपन ने देख लिया था। दोस्तों देखो, बप्पा रावल के बाद में कुछ शासकों की अपन बात करते हैं। तो बप्पा रावल के बाद में कुछ शासकों की जब बात करते हैं तो बप्पा रावल के बाद में इसका जो क्रम है वो अस्थायी रूप से है। तो उनका कोई निश्चित क्रम नहीं मिलता है, निश्चित राजा नहीं मिलते हैं, निश्चित शासक नहीं मिलते, निश्चित उनकी पहचान नहीं मिलती है। लेकिन एक शासक बनता है उसके बाद में मेवाड़ के इतिहास के अंदर जिसका उल्लेख मिलता है उसकी बात करते हैं अपन रण सिंह। उसकी बात करते हैं अपन रण सिंह। एक शासक मिलता है और लगभग ये कब मिलता है? 1158 ईस्वी में। कब मिलता है दोस्तों? 1158 ईस्वी में। ध्यान समझना, इसके दो पुत्रों का उल्लेख मिलता है। इसके दो पुत्रों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ध्यान समझना, इसके कितने पुत्रों का उल्लेख मिलता है? दो पुत्रों का उल्लेख मिलता है। एक पुत्र का नाम है शेम सिंह। एक पुत्र का उल्लेख मिलता है, एक पुत्र का नाम है आपके शेम सिंह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस शेम सिंह की बात करेंगे। इसके अलावा एक पुत्र का जो उल्लेख मिलता है उस पुत्र का नाम है राहब। उस पुत्र का नाम क्या है? राहब। ध्यान समझना, दो पुत्रों का उल्लेख मिल रहा है। एक पुत्र है शेम सिंह और दूसरा है आपके राहब। ध्यान से समझने की कोशिश करना। रण सिंह 1158 ईस्वी में है। इसके दो पुत्र हैं शेम सिंह और राहब। अब देखो, बात यह है कि कोई भी राजवंश उसमें शेड्यूल फिक्स चलता है कि जो राजा का जो बड़ा पुत्र होगा वही शासक बनेगा। यहाँ पे दो पुत्र है, शेम सिंह और राहब है। तो राहब छोटा है तो राहब अच्छे से जानता है कि वो क्या नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता। ध्यान समझना, जो शेम सिंह है ये क्या कर देता है? रावल वंशीय शाखा की पूर्ण रूप से क्या करता है? स्थापना करता है और रावल की उपाधि धारण करता है। ये क्या करता है? रावल की उपाधि धारण करता है। तो रावल की उपाधि धारण करने वाला या रावल वंश स्टार्ट करने वाला व्यक्ति कौन है? रावल वंशीय शाखा का शेम सिंह। गुहिलादित्य गुहिल वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं। रावल वंशीय शाखा प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन है? शेम सिंह है। कौन है? शेम सिंह है। ध्यान समझना, रावल वंशीय शाखा प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन है? शेम सिंह। इसने रावल वंशीय शाखा प्रारंभ कर दी। तो ये जो राहब है इसने राणा वंशीय शाखा प्रारंभ कर दी। इसने क्या कर दी? राणा वंशीय शाखा प्रारंभ कर दी। ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर मेवाड़ में राणा वंश के जो शासक है, जो संस्थापक है, वो ये नहीं है, आगे है। इसका मैं डिस्कस करूंगा। हमीर सिसोदिया राजवंश की स्थापना करेगा। उसके बाद में उनके नाम के आगे राणा या महाराणा लगना प्रारंभ होगा, तो वो अलग व्यक्ति है। रावल वंशीय शाखा का जो निर्धारण करने वाला व्यक्ति है, उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन है? शेम सिंह है। मेवाड़ में भी यही है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, राहब जो है यहाँ पे नहीं करता है, मेवाड़ में नहीं करता है, ये अपने नाम के आगे क्या कर लेता है? राणा धारण कर लेता है। इसके बाद में शेम सिंह की बात करते हैं। तो शेम सिंह के पुत्रों की बात करेंगे अपन। ध्यान समझना, शेम सिंह के दो पुत्र हैं। शेम सिंह के दोस्तों कितने पुत्र होंगे? दो पुत्र हैं। पहला रावल सामंत सिंह। पहला रावल सामंत सिंह। पहले पुत्र का नाम क्या है? रावल सामंत सिंह। दोस्तों ध्यान समझना, पहला जो पुत्र है रावल सामंत सिंह है और दूसरे जो पुत्र हैं उनका नाम है रावल कुमार सिंह। रावल कुमार सिंह। दो पुत्र हैं, पहले रावल सामंत सिंह और दूसरे पुत्र का नाम है रावल कुमार सिंह। ध्यान समझना, जब ये रावल सामंत सिंह शासक था, इस टाइम पे एक जगह पड़ती है जालोर। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। जालोर में एक शासक थे कीर्तिपाल चौहान। जालोर में एक शासक थे कीर्तिपाल चौहान। देखो, कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया था? इस सामंत सिंह को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। इसको मौत के घाट उतार दिया था। और किस पे अधिकार कर लिया था? मेवाड़ पे अधिकार कर लिया था। किस पे अधिकार कर लिया था? मेवाड़ पे अधिकार कर लिया था, इसको पराजित करके। बाद में देखो, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो रावल कुमार सिंह ने इस मेवाड़ पे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। जो रावल कुमार सिंह है इस मेवाड़ पे क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं और कीर्तिपाल चौहान का काम तमाम हो जाता है। कीर्तिपाल चौहान का कार्यक्रम समाप्त होता है। अब बात करते हैं रावल कुमार सिंह के बाद में जो मेवाड़ का राजवंश चलता है, उस राजवंश को अपन देखते हैं। जो रावल कुमार सिंह है उसके बाद में जो राजवंश चलेगा तो एक राजा बनता है जैतर सिंह। एक राजा बनता है जैतर सिंह। जैतर सिंह के बाद में इसका एक उत्तराधिकारी आएगा। उस उत्तराधिकारी का नाम है तेज सिंह। उस उत्तराधिकारी का नाम क्या है? तेज सिंह। इसके बाद में एक व्यक्ति राजा बनता है। उस व्यक्ति का नाम है समर सिंह। उसके व्यक्ति का नाम क्या है? समर सिंह। इसके बाद में एक राजा बनता है। उस राजा का नाम है रतन सिंह। उस राजा का नाम क्या है? रतन सिंह। और यह वही रावल रतन सिंह है। नाम सुना होगा, पद्मनी का जो मैटर चलता है, तो यह रावल वंशीय शाखा का अंतिम शासक भी था। इसको अपन एक बार देखेंगे, इनका कर्म भी देखेंगे, इनका कार्यकाल भी देखेंगे, इनकी बातें भी करेंगे, क्या है क्या नहीं है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। एक बार आप देखिए,
मैंने बताया कि जो बप्पा रावल है उसके बाद में जो काल निर्धारण है मेवाड़ के इतिहास में राजाओं का जो क्रम है वो सही नहीं दे रखा है, उनका उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन जो उल्लेख जहाँ से मिलता है मैं उसकी उल्लेख की बात करता हूँ। एक शासक मरता है रण सिंह 1158 ईस्वी के आसपास। इसके दो पुत्र थे, पहला शेम सिंह और दूसरा राहब। शेम सिंह जो है इसने रावल वंशीय शाखा का क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो नाम के आगे रावल की उपाधि धारण की। तो रावल वंशीय शाखा का प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन है, आपके शेम सिंह। इधर बात करते हैं रण सिंह के दूसरे पुत्र राहब की। तो ये राजा बनना नहीं था, तो इसने भी क्या कर ली, राणा की उपाधि धारण कर ली और राणा वंशीय शाखा का क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। जो सिसोदिया राजवंश आगे चलेगा उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन राजस्थान के अंदर सिसोदिया राजवंश की स्थापना करने वाला या राणा महाराणा वंशीय जो वंश है उसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन नहीं है, राहब नहीं है। कौन होगा, आगे हमीर सिसोदिया होगा। फिर मैंने बात करी शेम सिंह के दो पुत्र थे, ये तो यहाँ से चला ही गया। शेम सिंह के दो पुत्र है, एक रावल सामंत सिंह और दूसरा रावल कुमार सिंह। मैंने आपको बताया रावल सामंत सिंह के ऊपर जालोर के शासक कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया था, इसको पराजित कर दिया था। इससे क्या छीन लिया था दोस्तों, मेवाड़ छीन लिया था। लेकिन बाद में रावल कुमार सिंह ने जालोर के कीर्तिपाल चौहान को पराजित किया और इससे क्या छीन लिया, वापस मेवाड़ छीन लिया और मेवाड़ पे अधिकार कर लिया। तो शासक कौन बन गया था फिर, रावल कुमार सिंह। तो दोस्तों ध्यान समझना, अब जो मेवाड़ के अंदर शाखा चलने वाली है वो सामंत सिंह की नहीं, किसकी चलने वाली है, इसके छोटे भाई रावल कुमार सिंह की। और कुमार सिंह की जो शाखा चलती है कुमार सिंह के बाद में जैतर सिंह का पुत्र तेज सिंह के बाद में समर सिंह के बाद में रतन सिंह। समर सिंह के भी दो पुत्र देखेंगे अपन, उसको डिस्कस करेंगे। एक कुंभकर्ण था जो नेपाल में शाही राजवंश की क्या करता है, स्थापना करता है। एक अपने शासक बनते हैं रावल रतन सिंह। तो अपन एक एक करके अब जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह को देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों, अभी अपन ने देखा बप्पा रावल, पिछली क्लास में देखा था बप्पा रावल के बाद में रण सिंह देखा। इससे भी पहले एक शासक और आता है अपने, रावल अलट। एक शासक बनता है आपके रावल अलट। तो रावल अलट की अपन बात करते हैं। तो रावल अलट क्या करता है उसको ध्यान समझना है। ये लगभग 10वीं सदी में रहता है, 10वीं शताब्दी में रहता है। तो 10वीं शताब्दी की बात करते हैं रावल अलट की। तो रावल अलट ने एक राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी। एक राजकुमारी थी हूण राजकुमारी हरिया देवी। एक राजकुमारी है हूण राजकुमारी हरिया देवी। इस हूण राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया था, विवाह किया था और अपने साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था। अपने साम्राज्य का क्या करता है, विस्तार करता है। तो ध्यान रखना, राजपुताने का प्रथम इंटरनेशनल मैरिज, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो विवाह है वह है रावल अलट और किसका हुआ है, हूण राजकुमारी हरिया देवी। हूण जो थे विदेशी लड़ाकू थे। हूण क्या थे, विदेशी लड़ाकू। हूण क्या थे, विदेशी लड़ाकू। ये हूण जो है मध्य एशिया की एक बर्बर जाति है। हूण जो है मध्य एशिया की क्या है, एक बर्बर जाति है। तो बात करें राजपुताने की, राजपुताने में जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ है वो किसका हुआ है, रावल अलट और हरिया देवी का। इसके अलावा भारत के इतिहास में जब बात करते हैं तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना, या जिसको कार्नेलिया कहते हैं, वह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है भारत का। तो बात करते हैं इसी रावल अलट की। तो इस रावल अलट ने एक व्यवस्था प्रारंभ की थी, सामंतवादी व्यवस्था। इसने एक व्यवस्था प्रारंभ की थी, उस व्यवस्था को कहते हैं सामंतवादी व्यवस्था। इसी ने एक व्यवस्था प्रारंभ की, उस व्यवस्था को कहते हैं नौकरशाही व्यवस्था। इसने कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की थी, नौकरशाही व्यवस्था। इसकी बात करते हैं अपन आगे। तो इसने आहड़ को राजधानी बनाया था। इसने किसको, आहड़ को क्या किया था, राजधानी बनाया था दोस्तों। तो ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद में एक शासक बनता है, उस शासक का नाम है रावल अलट। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है परीक्षा क्वेश्चन। 10वीं सदी में एक राजा बनता है, इसने इंपॉर्टेंट विवाह किया था। एक हूण है मध्य एशिया की जो बर्बर जाति है, विदेशी लड़ाकू हैं, इनकी एक राजकुमारी थी हरिया देवी। इससे विवाह करता है, हरिया देवी से क्या किया था, विवाह किया और विवाह करके अपना साम्राज्य का क्या कर दिया, विस्तार किया था दोस्तों। इसी रावल अलट ने सामंतवादी व्यवस्था प्रारंभ की थी। इसी रावल अलट ने नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की थी। इसी ने आहड़ को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। तो राजस्थान के या राजपुताने के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह की बात करते हैं तो रावल अलट और किसका है, राजकुमारी हरिया देवी का विवाह है। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना या कार्नेलिया का विवाह है, जो सेल्यूकस की पुत्री थी, उससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। वो कहलाता है अपने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। अगर राजस्थान के इतिहास में बात करते हैं तो राजस्थान के इतिहास में सामंतवादी जो व्यवस्था प्रारंभ हुई वो किसके काल में हुई थी दोस्तों, रावल अलट के काल में हुई थी। भारत में अगर बात करते हैं सामंतवादी व्यवस्था की तो भारत में सामंतवादी व्यवस्था हर्षवर्धन के काल में प्रारंभ हुई थी। तो एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं, ध्यान समझना।
बप्पा रावल के बाद में एक शासक बनता है जिसका उल्लेख मिलता है, वो आपके रावल अलट है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। 10वीं शताब्दी में ये हुआ। हूण राजकुमारी हरियादेवी से क्या किया था, इसने विवाह किया था और विवाह करके अपने साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था। हूण कौन थे, मध्य एशिया के एक बर्बर जाति है, विदेशी लड़ाकू हैं। इसके अलावा बात करते हैं, इसी ने सामंतवादी व्यवस्था प्रारंभ की थी राजस्थान के अंदर। तो मेवाड़ में सामंतवादी व्यवस्था प्रारंभ या राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था प्रारंभ करने वाले शासक कौन है, रावल अल्लट है। जबकि भारत में सामंतवादी व्यवस्था प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन है, हर्षवर्धन है। इसी रावल अल्लट ने नौकरशाही व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जो पद थे उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, पदों को वंशानुगत कर दिया था, पदों को डिवाइडेशन कर दिया था, अधिकार अलग अलग पदों को अलग अलग व्यक्तियों को क्या कर दिया गया था, निर्धारण कर दिया गया था। इसने नागदा के बाद में, देखो प्रारंभिक राजधानी इनकी नागदा है, नागदा के बाद में इसने क्या बना लिया था, आहड़ को दूसरी राजधानी बना लिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया, ध्यान से समझना, एक आगे उल्लेख नहीं मिलता है शासकों का, फिर एक शासक का उल्लेख मिलता है, वो शासक है आपके रण सिंह। 1158 ईस्वी के आसपास इसका जो उल्लेख मिलता है। इसके दो पुत्र थे, पहला श्याम सिंह जिसने रावल वंशी शाखा को प्रारंभ किया, दूसरा राहब जिसने राणा वंशी शाखा को क्या किया था, प्रारंभ किया था। इस श्याम सिंह के दो पुत्र थे, रावल सामंत सिंह और रावल कुमार सिंह। सामंत सिंह शासक बनता है, लेकिन सामंत सिंह के ऊपर जालौर के कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण करके सामंत सिंह से क्या छीन लिया था दोस्तों, मेवाड़ छीन लिया था। फिर सामंत सिंह की मृत्यु के बाद में इसी के छोटे भाई रावल कुमार सिंह ने कीर्तिपाल चौहान को पराजित करके इससे क्या छीन लिया, मेवाड़ छीन लिया। तो मेवाड़ पे पुनः अधिकार किसका हो गया था, रावल कुमार सिंह का। इसके बाद में कुमार सिंह के बाद जो शासक बनते हैं, जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह, इनको अपने देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी रावल कुमार सिंह देखा, रावल कुमार सिंह के बाद मैंने आपको बताया एक शासक बनता है जैतर सिंह, और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो जैतर सिंह की बात करते हैं। जैतर सिंह जो आपके शासक रहता है वो 1213 से लेके 53 ईस्वी तक, कब से कब तक रहेगा शासक आपके जैतर सिंह, 1213 से लेके आपके 53 ईस्वी तक है। और जैतर सिंह के टाइम पे बात करते हैं, तो जैतर सिंह के टाइम पे जो राजधानी थी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जैतर सिंह के जो टाइम पे राजधानी है, उसे राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी थी नागदा। भाई आहड़ को दूसरी राजधानी, आहड़ को राजधानी बनाने वाला शासक तो कौन था, आपके रावल अलट। जबकि जब जैतर सिंह शासक बनता है तो इस टाइम पे राजधानी क्या है, नागदा। ध्यान समझना, जब जैतर सिंह शासक है उस टाइम पे एक भारत में शासक है, उस शासक का नाम है इल्तुतमिश। भारत के एक गुलाम वंश के शासक हैं। 1211 से लेके 36 ईस्वी तक भारत में एक शासक रहते हैं दिल्ली में, उस शासक का नाम है इल्तुतमिश। देखो दोस्तों, इस इल्तुतमिश ने इस नागदा के ऊपर बार बार आक्रमण किया, इस नागदा के ऊपर बार बार आक्रमण किया। और जो ये बार बार आक्रमण किए हैं, इनको संयुक्त रूप से एक युद्ध का नाम दिया गया है दोस्तों। ये जो बार बार आक्रमण करता है, इनको संयुक्त रूप से एक युद्ध का नाम दिया गया है, और उस युद्ध का नाम है भूताड़ा का युद्ध। उस युद्ध का नाम क्या है, भूताड़ा का युद्ध। ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो बार बार आक्रमण किए गए, ये कब से कब तक किए गए हैं, 1222 से लेके 1229 ईस्वी तक ये बार बार आक्रमण किए गए हैं। भूताड़ा का युद्ध लड़ा कहाँ पे गया था, तो राजसमंद में। भूताड़ा का युद्ध जो लड़ा गया है वो कहाँ पे लड़ा गया है, राजसमंद के अंदर। तो ये जो बार बार जब आक्रमण करता है, बार बार आक्रमण करके इस नागदा को क्या करता है, सती पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, आपके इल्तुतमिश। तो ये जो युद्ध करता है इसमें सती पहुंचाता है नागदा को, लेकिन जीत नहीं पाता है। जीत तो आपके जैतर सिंह की होती है। ये जो भूताड़ा का युद्ध हुआ है, इस भूताड़ा के युद्ध की जानकारी, इस भूताड़ा के युद्ध की जो जानकारी मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। एक ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, उसका नाम लिख रहा हूं मैं आपके सामने, हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, हमीर मद मर्दन। इसके रचनाकार इंपॉर्टेंट है, इसके रचनाकार है जयसिंह सूरी। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, जयसिंह सूरी। इसके रचनाकार है जयसिंह सूरी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो मैं आपको बता रहा था कि जैतर सिंह 1213 से लेकर 53 तक मेवाड़ में शासक रहते हैं। इसी टाइम पे आपके भारत के जो शासक है, दिल्ली के शासक है, इल्तुतमिश है, गुलाम वंश के शासक है। इल्तुतमिश जो है 1222 से लेकर 29 तक बार बार नागदा के ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है। युद्ध जो इनका संयुक्त रूप से बार बार आक्रमण किए गए हैं, इनको संयुक्त रूप से भूताड़ा का युद्ध कहा गया है। राजसमंद में युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में इसने नागदा और आहड़ को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी, मेन नागदा को क्षति पहुंचाई। इस युद्ध की जानकारी मिलती है हमीर मद मर्दन से। इसके रचनाकार है जयसिंह सूरी। इन भूताड़ा के युद्ध या जो सामूहिक आक्रमण किए गए, बार बार आक्रमण किए गए हैं, इनसे परेशान होकर जैतर सिंह ने
अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली, राजधानी परिवर्तित की, राजधानी क्या कर ली दोस्तों, परिवर्तित कर ली। और इसने राजधानी बना लिया चित्तौड़गढ़ को। इसने राजधानी किसको बना लिया था, चित्तौड़गढ़ को। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, जैतर सिंह। चित्तौड़गढ़ को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला शासक कौन है, आपके जैतर सिंह। तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना। शासक बनता है आपके जैतर सिंह। 1213 से लेकर 53 तक ये शासक रहेगा। इसने राजधानी बनाया नागदा को। ये जब शासक बना, राजधानी क्या थी, नागदा थी। इसके टाइम पे भारत के शासक थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है 1211 से लेके 36 ईस्वी तक, यह दिल्ली के शासक रहते हैं। इन्होंने बार बार नागदा के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। जब बार बार आक्रमण करता है तो नागदा को खूब क्षति पहुंचाई। ये जो बार बार आक्रमण करता है, इनको संयुक्त रूप से जो युद्ध का नाम दिया गया है, वो युद्ध कौन सा है, भूताड़ा का युद्ध। ये जो आक्रमण किए गए हैं वो 1222 से लेकर 29 के लगभग ये आक्रमण किए गए हैं लगातार। ये युद्ध लड़ा गया कहाँ पे है, राजसमंद में आक्रमण हुए हैं। अब जब ये आक्रमण, जब राजसमंद भूताड़ा का युद्ध किया गया है, जानकारी मिलती है, इसकी एक ग्रंथ है हमीर मदमर्दन से। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, जयसिंह सूरी। ध्यान से समझना, जब बार बार आक्रमण किए तो इसकी जो राजधानी थी नागदा, इसको काफ़ी क्षति पहुंचाई इल्तुतमिश ने। इस वजह से जैतर सिंह ने राजधानी बदल के क्या कर ली है, चित्तौड़गढ़ कर ली है। ध्यान रखना दोस्तों, चित्तौड़गढ़ को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो व्यक्ति है जैतर सिंह। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, जैतर सिंह के बाद में एक शासक बनते हैं, उन्हीं के पुत्र तेज सिंह। एक शासक बनते हैं रावल तेज सिंह। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेज सिंह की बात करेंगे, एक शासक बनते हैं आपके रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह के कार्यकाल की बात करते हैं तो रावल तेज सिंह का जो कार्यकाल है 1253 से लेके 73 ईस्वी तक। रावल तेज सिंह का जो कार्यकाल रहेगा आपके 1253 से लेके 73 ईस्वी तक रहता है। इनकी बात करते हैं तेज सिंह को उपाधि, इनको उपाधियाँ हैं, उपाधि हैं। तो पहली उपाधि की बात करते हैं परम भट्टारक। इनकी पहली जो उपाधि है इम्पोर्टेंट, उस उपाधि का नाम है परम भट्टारक, इम्पोर्टेंट उपाधि है। दूसरी बात करते हैं दूसरी उपाधि की, तो उभापतिवर। दूसरी चीज जब उपाधि की बात करते हैं तो उभापतिवर, लब्ध प्रोडा प्रताप। इनकी जो दूसरी उपाधि है उसकी बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट उपाधि है उभापतिवर, लब्ध प्रोडा प्रताप। इस उपाधि की, दोनों उपाधि आपको ध्यान रखनी है। आपके तेज सिंह को 2 उपाधियां प्राप्त है, पहली आपके परम भट्टारक और दूसरी है उभापतिवर, लब्ध प्रोडा प्रताप। उभापतिवर, लब्ध प्रोडा प्रताप, ये 2 उपाधियां हैं किसको, आपके तेज सिंह को। तेज सिंह के काल में एक इंपॉर्टेंट बात आती है, उस इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखना है अपने को। इंपॉर्टेंट है, तेज सिंह के काल में, तेज सिंह के काल में 1260 ईस्वी में, 1260 ईस्वी में मेवाड़ चित्रशैली का, मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ प्रकाशित हुआ। मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इसी तेज सिंह के काल में बात करते हैं, कब की बात है, 1260 ईस्वी की। 1260 ईस्वी में मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ का नाम देखते हैं दोस्तों, जिसका नाम देखेंगे श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इस ग्रंथ का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो तेज सिंह के काल में 1260 ईस्वी में मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ प्रकाशित हुआ, उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसकी रचना जो हुई है, इसकी जो रचना हुई है वो कहाँ पे हुई है, आपके आहड़। आहड़ कहाँ पे पड़ता है, आपके उदयपुर में। इसकी जो रचना हुई है आपके कहाँ पे हुई है दोस्तों, आहड़ उदयपुर में। इसकी बात करते हैं इसके रचनाकार, बात करते हैं इसके रचनाकार। रचनाकार हैं इसके कमलनाथ, इसके रचनाकार हैं कमलनाथ या कमलेंद्र,
इसके रचनाकार जो हैं आपके कमलनाथ या कमलेंद्र। ध्यान समझना, तेज सिंह का कार्यकाल रहता है 1253 से लेकर 73 ईस्वी तक। उपाधि है दो इसको, पहली आपके परम भट्टारक, दूसरी है आपके इसको उभापति वर लब्ध प्रोढ़ा प्रताप की। दूसरी उपाधि है इसको उभापति वर लब्ध प्रोढ़ा प्रताप की। इसके बाद मैंने आपको बताया इसी तेज सिंह के काल में 1260 ईस्वी में मेवाड़ चित्रशैली का पहला चित्रित ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। उस ग्रंथ का नाम आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी। इस ग्रंथ की बात करते हैं तो इसकी रचना जो हुई है आहड़ उदयपुर में हुई है। इसके रचनाकार जो है आपके कमलनाथ या कमलेंद्र है। अब बात करते हैं इसकी एक पत्नी या रानी। इसकी एक पत्नी थी दोस्तों, उस पत्नी का नाम है जैतल देवी। उस पत्नी का नाम है जैतल देवी। इस तेज सिंह की एक पत्नी है, उस पत्नी का नाम है जैतल देवी। इस जैतल देवी ने, इंपॉर्टेंट है, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसने क्या किया था? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ध्यान से समझना, वापस रिपीट करता हूं। तेज सिंह का जो कार्यकाल है 1253 से लेकर 73 ईस्वी तक रहेगा। इसकी उपाधि की बात करते हैं तो इसकी एक उपाधि है परम भट्टारक। पहली उपाधि है इसको परम भट्टारक, दूसरी उपाधि है इसको उभापति वर लब्ध प्रोढ़ा प्रताप की। इसके अलावा बात करते हैं इसी तेज सिंह के काल में 1260 ईस्वी में मेवाड़ चित्रशैली का पहला चित्रित ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। उस ग्रंथ का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी। इसकी रचना जो हुई थी वो आहड़ उदयपुर में हुई थी। इसके रचनाकार जो हैं आपके कमलनाथ या कमलेंद्र है। आगे आपको ध्यान रखना है, इसी तेज सिंह की एक पत्नी है, उसका नाम है जैतल देवी, और जैतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, तेज सिंह अभी अपन ने देखा है। तेज सिंह के बाद में बात करते हैं तो एक शासक बनता है, इनके उत्तराधिकारी है। तेज सिंह की मृत्यु के बाद में एक व्यक्ति शासक बनता है, उसका नाम है आपके समर सिंह। उसका नाम क्या है दोस्तों? आपके समर सिंह। समर सिंह जो है आपके शासक रहते हैं 1273 से लेके 1301 ईस्वी तक। 1273 से लेके 1301 ईस्वी तक। ध्यान समझना, इस समर सिंह के पुत्रों की बात करते हैं। इस समर सिंह के पुत्र की बात अपने करते हैं तो इसके पहले पुत्र का नाम था रावल रतन सिंह। इसका जो पहला पुत्र है रावल रतन सिंह। इसके जो पहले पुत्र हैं इनका नाम है रावल रतन सिंह, और दूसरा जो पुत्र है उसका नाम है आपके कुंभकर्ण। उसका नाम क्या है? कुंभकर्ण। ध्यान समझना, पहला जो पुत्र है आपके रावल रतन सिंह और दूसरा पुत्र है कुंभकर्ण। रावल रतन सिंह की बात करते हैं, अपने को पता ही है। रावल रतन सिंह जो है 1301 से लेके 1303 ईस्वी तक शासक बनेगा अपने मेवाड़ का। जो पद्मनी के जो पति हैं रावल रतन सिंह, आपने नाम सुना होगा। इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे भी अभी, या नेक्स्ट क्लास में भी टाइम रहा तो अभी पढ़ेंगे, नहीं नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इसको। रावल रतन सिंह को देखेंगे, इसकी डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इससे। तो रावल रतन सिंह तो अपने मेवाड़ के शासक रहते हैं। और कुंभकर्ण की बात करते हैं। कुंभकर्ण ने क्या किया? देखो, समर सिंह का सपना था कि दोनों पुत्र कुछ अच्छा करे ताकि इनकी प्रसिद्धि हो। तो देखो, रावल रतन सिंह तो पूज गया, पद्मिनी का, इसको तो सब जानते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रावल रतन सिंह को सब जानते हैं। तो कुंभकर्ण ने भी सोचा कि मैं भी कुछ अलग करता हूं। तो ये कुंभकर्ण वही व्यक्ति है जिसने नेपाल में शाही वंश की स्थापना की। नेपाल में शाही वंश की स्थापना की। इसने अपने वंश की स्थापना जाके कहाँ पे कर दी थी? नेपाल में। नेपाल में अपना ही वंश चलता है, अपने ही लोग बसे हुए हैं नेपाल के अंदर। तो नेपाल के अंदर कुंभकर्ण ने क्या करी थी? शाही वंश की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। तो देखो, तेज सिंह की मृत्यु के बाद एक शासक बनता है, उसका नाम क्या है? आपके समर सिंह। 1273 से लेकर 1301 ईस्वी तक यह राजा रहेगा। इसके जो पुत्र हैं वो रावल रतन सिंह है। रावल रतन सिंह सबसे बड़े पुत्र हैं, जिनका कार्यकाल 1301 से लेकर 1303 तक रहता है। इनके जो दूसरे पुत्र हैं समर सिंह के, उनका नाम है कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण ने नेपाल में क्या करी थी? शाही वंश की, शाही राजवंश की क्या करी थी? स्थापना करी थी। दोनों ने अलग अलग कार्यक्रम किए थे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखो दोस्तों, रावल रतन सिंह पढ़ेंगे, रावल रतन सिंह अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उससे पहले अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। उन महत्वपूर्ण तथ्यों का अपन क्या करते हैं, जिक्र करते हैं, पूरे मेवाड़ के इतिहास में वो काम में आने वाले हैं। तो देखो महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट है, इनको समझना, क्योंकि ये पूरे मेवाड़ के इतिहास में काम आने वाली चीज़ है, पूरे मेवाड़ के इतिहास में चलेगी। देखो सबसे पहले बात करते हैं सन। देखो सन की बात करते हैं तो 566 ईस्वी एक सन है, दूसरी सन है आपकी 1326 ईस्वी। अब बात करते हैं 566 ईस्वी में, 1326 ईस्वी में संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक हैं गुहिलादित्य। संस्थापक जो हैं आपके गुहिलादित्य। और 1326 ईस्वी में जो संस्थापक रहेंगे वो रहेंगे हमीर सिसोदिया। तो सन 566 ईस्वी 1326 ईस्वी मैंने आपको पहले बताया था। जो मेवाड़ का इतिहास है 2 पार्टीशन में चलता है, वो 2 पार्टीशन में आपको बताने जा रहा हूँ। पहला 566 ईस्वी में संस्थापक थे गुहिलादित्य और शाखा थी रावल वंशीय शाखा। रावल वंशीय शाखा, ये शाखा कौन सी रहेगी आपके, रावल वंशीय शाखा। शाखा के बाद में अपन बात करते हैं तो राजधानी, प्रारंभिक राजधानी यहां पे आपको बताया था मैंने, किसको बनाया गया था, नागदा। किसको बनाया गया था, नागदा। मैंने आपको बताया था 566 ईस्वी में गुहिलादित्य व्यक्ति ने गुहिल वंश की स्थापना करी थी। ये शाखा कौन सी चलेगी, रावल वंश की शाखा। और प्रारंभिक राजधानी किसको बनाया, नागदा। कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूँ, नाम के आगे इनके राजाओं के क्या लगेगा, रावल लगेगा। रावल नाम कहाँ से प्रारंभ होता है वो भी मैंने आपको बताया था। तो रावल वंशी शाखा यहाँ से प्रारंभ होती है। 1326 ईस्वी में बात करते हैं हमीर सिसोदिया। सिसोदा गाँव का जागीरदार था, उसको अपन देखेंगे। इसने क्या करी थी, सिसोदिया राजवंश की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। और सिसोदिया राजवंश की स्थापना करता है और नाम के आगे राजाओं के क्या लगेगा, राणा या महाराणा। राजाओं के नाम के आगे क्या लगता है, राणा या महाराणा। और इसने जो राजधानी बनाया था प्रारंभिक, वो किसको बनाया था, चित्तौड़गढ़ को। ये जो राजधानी बनाता है वह किसको बनाता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ को। ध्यान समझना, 2 पार्ट में चलता है। पहला गुहिल वंश है, दूसरा सिसोदिया राजवंश है। गुहिल जो राजवंश है उनके नाम के आगे रावल वंशीय शाखा है और इनके नाम के आगे क्या लगेगा, राणा लगेगा, सिसोदिया के आगे। तो 566 ईस्वी में गुहिलादित्य नामक व्यक्ति ने गुहिल वंश की स्थापना कर दी। राजाओं के नाम के आगे क्या लगता है, रावल लगता है। प्रारंभिक राजधानी किसको बनाया था इन्होंने, नागदा को। इसके बाद में बात करते हैं 1326 ईस्वी में सिसोदा गाँव का एक जागीरदार, आगे पढ़ेंगे भी, हमीर सिसोदिया ने राणा या महाराणा वंशीय शाखा क्या कर दी, या सिसोदिया राजवंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। या राणा महाराणा जो वंशी शाखा है उसकी क्या कर दी, स्थापना कर दी। राजाओं के नाम के आगे क्या लगता है, राणा या महाराणा। और इन्होंने प्रारंभिक राजधानी जिसको बनाया है वो कौन सी, आपके चित्तौड़गढ़। इसके बाद में बात करते हैं मेवाड़ में 3 शाखे। मेवाड़ में कितने शाखे हुए हैं दोस्तों, 3 शाखे। उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन जिक्र कर लेते हैं। शाखे क्या होते हैं पहले बता चुका हूं, शाखों की अपन बात भी कर चुके हैं। जौहर, केसरिया शाखा, अर्ध शाखा किसे कहते हैं अपन पढ़ चुके हैं। तो मेवाड़ के शाखे की बात करते हैं तो सबसे पहले कितने शाखे हुए हैं मेवाड़ में, 3 शाखे हुए हैं। उन तीनों शाखों का क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले सन आएगी, कौन सी सन में वो शाखे हुए हैं। तो सबसे पहले मेवाड़ या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो शाखा हुआ है वह हुआ था 1303 ईस्वी में। सबसे पहले कब हुआ है, 1303 ईस्वी में। दूसरा जो शाखा हुआ है वो आपके हुआ है 1534 ईस्वी में। मेवाड़ में 3 शाखे हुए हैं, पहला 1303 में, दूसरा 1534 में, तीसरा आपके 1567 से लेके 1567 ईस्वी में। ध्यान से लेना, 3 शाखे हुए हैं, तीनों की सन दे दी है मैंने, 1303, दूसरा 1534, तीसरा 1567 सन के बाद में बात करते हैं शासक। सन के बाद में बात करते हैं 1303 में मेवाड़ के शासक हैं रावल रतन सिंह। मेवाड़ के शासक कौन है, रावल रतन सिंह। ध्यान से समझना दोस्तों, मेवाड़ के शासक कौन है, रावल रतन सिंह। 1534 ईस्वी की बात करें, मेवाड़ के शासक है विक्रमादित्य। मेवाड़ के शासक है आपके विक्रमादित्य। 1567 ईस्वी की बात करते हैं, मेवाड़ के शासक है आपके उदय सिंह। मेवाड़ के शासक कौन रहेंगे, उदय सिंह। अब देखो सन हो गई, शासक हो गया, शासक के बाद में क्या आएगा, आक्रमणकारी। शासक के बाद में क्या आएगा, आक्रमणकारी। ध्यान से समझना, देखो मेवाड़ के ऊपर आक्रमण की बात करते हैं। 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में आक्रमण कौन करेगा, अलाउद्दीन खिलजी।
1534 ईस्वी में आक्रमण करता है गुजरात का बहादुर शाह। गुजरात का कौन करेगा? बहादुर शाह। ध्यान समझना दोस्तों, 1567 ईस्वी में उदय सिंह मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कौन करेगा? आपके अकबर। कौन आक्रमण करता है? अकबर। तो देखो दोस्तों, सन हो गई है, शासक हो गया है, शासक के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण करने के बाद में साका होता क्या है? केसरिया प्लस जौहर। केसरिया होगा और जौहर होगा, तभी क्या होगा? साका होगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? अब केसरिया। सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों? केसरिया। तो बात करते हैं 1303 में रावण रतन सिंह के दो सेनापति थे, गोरा और बादल। दो सेनापतियों का नाम है गोरा और बादल। डिटेल में पढ़ेंगे भी, जब पढ़ेंगे। गोरा और बादल ने क्या किया था? केसरिया किया था। दूसरे साके के दौरान बात करते हैं, प्रतापगढ़ के थे रावत बाघ सिंह। प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह। दूसरे जो साके हैं उसमें आपके केसरिया करने वाला व्यक्ति कौन था? प्रतापगढ़ का रावत बाघ सिंह। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में करता है जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया। तो जयमल और फत्ता ने तीसरे साके में क्या किया था? केसरिया किया था। केसरिया के बाद में देखते हैं अपन जौहर। तो केसरिया प्लस जौहरी क्या कहलाता है? साका कहलाता है। तो जौहर देखते हैं। पहला जो जौहर है पद्मनी व नागमती करती है। पहला जो जौहर होगा पद्मनी व नागमती ने किया था। दूसरे में जौहर जो है माँ कर्मावती ने किया था। दूसरे में जो जौहर है माँ कर्मावती ने किया था। और तीसरे में जयमल व फत्ता की जो रानियां हैं गुलाब कंवर व फूल कंवर, इन दोनों ने किया। ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, ध्यान समझना, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताया, 566 ईस्वी में गोहेलादित्य नामक व्यक्ति ने गोहेल वंश की स्थापना कर दी थी। राजा के जो राजा या महाराजा हैं उनके नाम क्या क्या लगेगा? रावल लगेगा। प्रारंभिक राजधानी इन्होंने किसको बनाया था? नागदा को। भाई रावल वंशी शाखा की प्रारंभिक राजधानी क्या है? नागदा है। और आपको किसने बनाया था? मैंने आपको बताया, बप्पा रावल ने बनाया था। इसके बाद में बात करते हैं 1326 ईस्वी में सिसोदा गांव का एक जागीरदार था, हमीर सिसोदिया उसका नाम था। इसने सिसोदिया राजवंश की स्थापना कर दी। और राजाओं के नाम के आगे क्या लगेगा? राणा या महाराणा। और इन्होंने प्रारंभिक राजधानी किसको बनाया दोस्तों? चित्तौड़गढ़ को। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि मेवाड़ में 3 साके हुए हैं। साका क्या होता है? केसरिया प्लस जौहर। केसरिया प्लस जौहर क्या कहलाता है? साका कहलाता है। तो अपन देखेंगे कब हुआ। पहली बात तो एग्जाम पूछ सकता है कि मेवाड़ में पहला साका कब हुआ? तो 1303 में हुआ था साहब। यहाँ पे उस टाइम पे शासक कौन था मेवाड़ का? तो रावल रतन सिंह शासक थे। यहाँ पे आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। केसरिया किसने किया था? मेवाड़ के महाराज जो रावल रतन सिंह के शासक हैं उनके जो सेनापति हैं गोरा और बादल, उन्होंने क्या किया था? केसरिया किया था। और रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी व नागमती ने क्या किया था? जौहर किया था। तो ये कहलाता है मेवाड़ का प्रथम शाखा। घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है, डिटेल में भी इनको पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे यहाँ पे हल्का हल्का आपको ध्यान में रहेगा तो आसानी रहेगी आगे मेवाड़ के इतिहास में। दूसरे की बात करते हैं तो 1534 ईस्वी में मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य के टाइम पे आक्रमण हुआ था। ये खुद अयोग्य था, स्वयं अयोग्य था। तो इसकी संरक्षिका जो थी इसकी मां थी कर्मावती। ध्यान समझना, इसके टाइम पे 1534 ईस्वी में गुजरात के जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था तो मां कर्मावती ने राखी भेजी थी किसको? भारत के शासक हुमायूं को। लेकिन हुमायूं समय पर सैनिक सहायता नहीं कर सका था, इसलिए मां कर्मावती ने प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह को क्या कर दिया था? सेनापति बना दिया था। युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह ने क्या किया था? केसरिया किया था। और मां कर्मावती, महाराणा सांगा की पत्नी मां कर्मावती, किसकी मां? विक्रमादित्य की मां कर्मावती ने क्या किया था? जौहर किया था। ये मेवाड़ का दूसरा शाखा कहलाता है। मेवाड़ के तीसरे शाखे की बात करते हैं तो 1567-68 ईस्वी के अंदर हुआ। यहाँ शासक थे उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता हैं। आक्रमणकारी था अकबर। और यहाँ पे उदय सिंह के सेनापति जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया ने क्या किया था? केसरिया किया था। वह इनकी ही रानियां गुलाब कंवर व फूल कंवर ने क्या किया था दोस्तों? जौहर किया था। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। नेक्स्ट क्लास में अपन रावल रतन सिंह पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो दोस्तों, आज अपन ने महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो कर ली है अपन ने। जो बप्पा रावल के बाद की बातें हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और अपन रावल रतन सिंह तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन रावल रतन सिंह पढ़ेंगे। उससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, स्टोरी भी है, उसमें स्टोरी भी अपन सुनेंगे। जो दंत कथाएं बताई गई हैं वो भी अपन देखेंगे रावल रतन सिंह के अंदर।
अभी तक जितना पढ़ा है उसको आप एक बार देखना, वीडियो को वापस से देखना, अच्छे से देखना, नोट्स बनाने की कोशिश करो, नोट्स बनाओ आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट्स बना लिया करो, एक बार देख लिया करो, दोबारा देख के नोट्स तैयार किया करो और तैयारी करो। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।